आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो री एग्जाम होने वाला है उसके संदर्भ में हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को कल हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करवा रखा है। जिन लोगों ने भी नहीं उस क्लास को देख पाए हैं, जाके पहले उस क्लास को देख लेंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का दूसरा डे है, अर्थात दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और इस क्रम का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, कर है कि घोघे पशु जगत के किस संघ का उदाहरण है। तो जो घोघा होता है वो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। मोलस्का संघ के जो भी जीव होते हैं उनके जो बाहरी आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जो बाहरी आघातों से उनकी रक्षा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की समुद्री तटरेखा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल है, यानी कि भारतीय तटरेखा की लंबाई पूछा है। तो भारतीय समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किमी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं एक बात और पूछ लूं कि मुझे बता दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है। तो आप क्या बताएंगे कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पे मैं पूछ लूं कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। कहीं कहीं कवारत्ती लिखा होता है और कहीं कहीं कवरत्ती लिखा होता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मल्लिका साराभाई जो कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 से सम्मानित किया गया था, वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। तो जो मल्लिका साराभाई हैं वो जानी जाती हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। मैं एक बात और बता दूं आप लोगों से कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का। एक किसका है? आंध्र प्रदेश का। और लगे हाथ आप हमें भरतनाट्यम का बता दीजिए कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप कहेंगे केरल का। किसका है? केरल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, कि निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आदिवासियों की संख्या थी वो 10,42,00,000 थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश के एक शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को पराजित कर दिया तो उन शकों के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के समक्ष जो वार्षिक बजट होता है वो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो आप लोगों को पता भी होगा कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं।
मैं एक बात और पूछ लूं आप लोगों से कि केंद्रीय बजट किस महीने के अंतर्गत आता है, यानी कि किस महीने में पेश किया जाता है, तो आपको पता होगा कि फरवरी महीने में पेश किया जाता है। फरवरी महीने के पहले ही सप्ताह में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह कि मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। जो मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोफियर। एस्थेनोफियर मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को कहा जाता है। तो जो पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगल द्वारा चलाई गई प्रथा है वो क्या है? एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा गलत सेट हो गया है। इसी को ऑप्शन नंबर बी को आप बना लीजिएगा मनसबदारी। मनसबदारी व्यवस्था था। मनसबदारी व्यवस्था, इसी को बना लीजिएगा मनसबदारी। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, इसकी मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। क्या है? टका। इसकी राजधानी कहाँ है? तो है ढाका। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस स्मृति में मनाई जाती है? सर्वप्रथम तो मुझे पहले आप ये बता दीजिए कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नेल्सन मंडेला जो दिवस है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए, लेकिन ये प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। कह रहा है किस स्मृति में मनाई जाती है? महिलाओं को बराबर अधिकार, लोकतंत्र के लिए संघर्ष, सामाजिक भेदभाव को खत्म। देखिए, जो नेल्सन मंडेला जी थे, उन्होंने पूरे विश्व में शांति को बढ़ावा देने में योगदान किए थे और लोकतंत्र के संघर्ष में इनका स्थापित करने में बहुत बड़ा संघर्ष था। तो केवल इसका ऑप्शन नंबर 2 किस पे लिखा है? विकल्प ए, केवल 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए संघर्ष, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो जो भारतीय संशोधन की अवधारणा है, हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 13, कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? देखिए, कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम होता है 13 ताली नृत्य। अब मुझे एक बात आप बताएंगे कि 13 ताली नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का लोक नृत्य है? तो 13 ताली लोक नृत्य है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। ये भी बात आप ध्यान में रखकर चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम सभा क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, मतलब सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है, यही प्रश्न पूछना चाहता है। तो सभी वयस्कों की सभा जो होती है वो पंचायत कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रक्षा कुरैशी का संबंध
किस वाद्य यंत्र से है? तो जो उस्ताद अल्लाह रक्षा कुरैशी थे, इनका संबंध था तबला से। ये तबला वादक थे, इनका संबंध तबला से था। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि 1773 में जो एक्ट पारित हुआ था उसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 का रहा है कि हेनरी लुई विलियम्स डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक बने थे? तो कलकत्ता में एक विद्यालय स्थापित हुआ था जिसका नाम था हिंदू कॉलेज, यही के शिक्षक हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह सामग्री जिसके माध्यम से चीजें देखी जा सकती हैं, यानी कि जिसके भी द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी सामग्री, यानी कि एक पार से दूसरे पार के वस्तु को हम लोग देख पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के संविधान में डाला गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के माध्यम से इसको 51A के में डाला गया था। आप लोग बताएंगे 51A के में है क्या? क्या है 51A के में, यानी कि को में? तो इसमें वही है कि इसमें कहा गया है कि सभी माता पिता जिनके बच्चे 14 वर्ष से कम हैं उन्हें शिक्षा दिलाएं, यानी कि शिक्षा उपलब्ध कराएं, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। ये बात कहा गया है 51A के अर्थात 51A के को में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका सैयद अहमद खान को। सैयद अहमद खान को। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा। एक एक करके देखते हैं, पूरा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है इसमें? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 47 में क्या है? अनुच्छेद 47 में है मादक पदार्थों पर रोक, यानी कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं उसमें उस पर रोक लगाना किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसी में इसकी चर्चा है। तो विकल्प के अनुसार आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 43 में क्या है? इसमें कहा गया है जीवन निर्वाह मजदूरी की बात हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कौन से कोशिका अंगक अंततः कोशिका पाचन में सहायता करता है और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? सुसाइटल बेग किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 24 कराए कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है कहलाता है। तो वो कहलाता है अधिक केंद्र। जो भूकंप के उद्गम जहां से होता है उसके केंद्र के समीप भूतल का जो बिंदु होता है उसे कहते हैं अधिक केंद्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 25 करें किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो जिस भूमि पर हम लोग अपने खाद्य सामग्री और साथ में पशुधन पालन करते हैं उन कृषि को कहा जाता है मिश्रित कृषि। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहा जाता है। पशुपालन के साथ साथ अपना खाद्यान्न उगाना कहलाता है मिश्रित खेती। अगला प्रश्न चलिए करें कि हैक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन हमसे थोड़ा सा इधर उधर सेट हो गया है। इसको आप बना लेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तो जो हैक नृत्य है वो यही त्रिपुरा राज्य का है। त्रिपुरा राज्य का है। आप मुझे बताएंगे कि हैक जो नृत्य है वो किस समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो एक यहाँ पे समुदाय होता है जिसका नाम होता है हलम। तो वही हलम समुदाय के द्वारा ये किया जाता है। खासकर जो फसल की कटाई होती है उसी वक्त हैक नृत्य किया जाता है हलम समुदाय के लोगों द्वारा त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए करें कि पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। जो पीएम पोषण योजना है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को किस संगीत या कविता की शैली के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है इनको गजल के लिए। किसके लिए? गजल के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। बताइए कौन निम्नलिखित में से कौन भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो वो आपका है गिर वन। अब एक बात आप मुझे बताइए कि संरक्षित क्षेत्र हैं तो कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? वो हैं आपके 18। कितने हैं? 18। लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए कि गिर वन पाया कहाँ जाता है, मतलब गिर वन है कहाँ? तो ये आपका है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। भारत में कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो वो है 18। गिर वन कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 30 का है कि अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या है। जो अशोक के स्तंभ है उनका जो मूल उद्देश्य है वो है धर्म नीतियों का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रश्न थोड़ा सा नीचे कटा हुआ है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं इस प्रश्न को। यहाँ पे एक मिनट। हाँ ठीक है। कह रहा है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो भीतरगांव मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है यही हमसे पूछा जा रहा है। कह कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। सही बात है, हुआ था। दूसरा कह रहा है कि ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चयन कीजिए। दोनों बात सत्य है, अर्थात दोनों सत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर सकते हैं। दोनों सही है, दोनों बात सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे हो गया है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं, चलिए ऊपर कर दिए। आगे कह रहा है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहते हैं जीआई टैग, क्या कहते हैं, जीआई टैग, जीआई टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को दिया गया है। अब देखिएगा, जो ब्लैक पॉटरी होता है, जो काली मिट्टी की बर्तनें बनती हैं, वो तो आप लोगों को पता होगा कहाँ बनता है, गाजियाबाद में। कहाँ बनता है, गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद नहीं, सॉरी, आजमगढ़ में, माफ कीजिएगा, आजमगढ़ में। कहाँ बनता है, आजमगढ़ में बनता है। कहाँ पे, आजमगढ़ में, आजमगढ़, आजमगढ़ को मिला है। लेकिन अब देखिए प्रश्न इसके अंदर चला गया है, कह रहा है कि ब्लैक पॉटरी का जो है वो तो आजमगढ़ को जीआई टैग मिला है, लेकिन आजमगढ़ में खासकर एक स्थान है जिसका नाम है निजामाबाद, जिसका नाम है निजामाबाद। इस निजामाबाद को खास करके ब्लैक पॉटरी का जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए, अगले प्रश्न को भी थोड़ा सा हमको ऊपर करना पड़ेगा, 1 मिनट, चलिए ठीक है। कह रहा है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कह रहा है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ना ना ना, ये तो बात गलत है, ये बात गलत है। पहला ही ऑप्शन सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा, पर मुझे आप बता दीजिए कि कहां से मिला था। तो आपको पता होगा कि चावल मिला था सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में। किस जगह पे मिला था, तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, वर्तमान संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, वर्तमान संत कबीर नगर में एक जगह पड़ता है लहुरा देव, आप लोगों को याद होगा। कहां पे, लहुरा देव, याद है, लहुरा देव। यही लहुरा देव से हमको क्या मिला था, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिले थे। और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है आलमगीरपुर, उसको भी नोट कर लीजिए, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से क्या मिलता है, तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं यहां से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य आलमगीरपुर से मिलते हैं। तो केवल चावल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे करा कि जौ और धान, तो जौ और धान के नहीं मिलते हैं, मतलब धान या चावल बात तो की है, लेकिन जौ के नहीं मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल आपका सही हो जाएगा, तो विकल्प ए केवल एक आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लीजिएगा, चैती मौसमी गीत होता है, ठीक है। जो सोहर होता है वो सांस्कृतिक गीत है, और जो कजरी है अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 34। एक साइड दिया है आपको लोकगीत और एक साइड दिया है गायन का अवसर, यानी कि कौन सा लोकगीत किस अवसर पे गाया जाता है, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो चैती होता है, आप लोग सुने होंगे कि हिंदी में एक महीना पड़ता है जिसका नाम होता है चैत, यानी कि वो चैत एक प्रकार का महीना है, तो एक किसी खास महीने में गाया जाता है, अर्थात एक क्या है, मौसमी गीत है। जो कजरी है वो विवाह और मौसमी गीत ये भी है, अर्थात अभी सावन का महीना आएगा तो सावन के महीने में लोग कजरी गाया करते हैं। बी का 3। आगे देखिए, जो सोहर होता है, सोहर, ये सोहर सांस्कृतिक गीत है, सांस्कृतिक गीत है। और जो रसिया है
वह एक ही ऑप्शन बचा, तो रसिया ब्रज का लोकगीत हो जाएगा। कौन सही ऑप्शन? तो ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न को भी थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। हाँ चलिए ठीक है। कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? अब बताइए कि जो 16 महाजनपद हैं हुआ करते थे भारत में, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जो 16 महाजनपद हैं उसमें उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 8 का मैं नाम एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के हैं। मैं एक बात पूछ लूं कि 16 महाजनपदों की चर्चा कहाँ पे है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है, मैं लिखवा भी देता हूं, नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों की चर्चा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को भी थोड़ा सा हमको ऊपर करना पड़ेगा। लीजिए, हमने ऊपर किया। चलिए, कह रहा है कि इसरो द्वारा हाल ही में किए गए 1VS-1 उपग्रह के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कह रहा है कि यह नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया है। सही बात है। कहे कि इसका प्रक्षेपण भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानी के माध्यम से किया जाएगा। सही बात है। कहे कि यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। सही बात है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप लोग हमें बताएंगे कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 को भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम। ठीक है, अब ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? तो जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, जहां से आप लोगों का आधार कार्ड आता है, जिस संस्था से आपका आधार कार्ड आता है वही संस्था है, उसका सीईओ नियुक्त किया गया है अमित अग्रवाल को। ये IAS रैंक के अधिकारी हैं। किस बैच के हैं मैं बता दूं आप लोगों को, ये 1993 बैच के हैं। 1993 के बैच के IAS रैंक के अधिकारी हैं, इनको बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न भी हमको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। चलिए हमने किया। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 29, कह रहा है कि वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क के में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है? तो एक मतलब किस IIT को दिया गया है? तो ये दिया गया है IIT मद्रास को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के टोटल 38 प्रश्न को हमने अच्छे से कवर किया। इस प्रश्न को आप अच्छे से पकड़ बनाइएगा और आप मुझे जरूर बताइएगा कि इन 38 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कोई ज्यादा टफ नहीं है, हाँ, पर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का प्रश्न है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि कितना प्रश्न इसमें से आप लोगों को आता था और कितना नहीं आता था। तो चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे रोक देते हैं। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम कुछ अलग प्रश्नों के साथ। चलिए तब तक